समझ लेंगे तो हमें किसी को भी समझाने में बहुत आसानी होगी। कई बार लोग बिल्कुल एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं कि हमारे घर में अनीमिया जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इनफैक्ट लोगों ने अनीमिया का नाम सुना ही नहीं होता है। अनीमिया का नाम सबसे पहले अगर कोई महिला सुनती है तो वो कब सुनती है, जब वो गर्भवती होती है और वो एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है। तब सबसे पहले वो जीवन में अनीमिया नाम की इस स्वास्थ्य स्थिति को समझती है या उसका नाम सुनती है। मगर हमें तब तक वेट नहीं करना है, क्योंकि तब तक काफी देर हो चुकी होती है। हमें लोगों को जागरूक करना है पहले कि ये अनीमिया है क्या। तो मैं आज आपको बहुत सरल शब्दों में समझाना चाहती हूँ कि अनीमिया क्या है, ताकि आप उतने ही सरल शब्दों में किसी को भी समझा सकें। ओके, देखिए, मासिक धर्म का होना हर लड़की के लिए, हर बिटिया के लिए प्राकृतिक है। मासिक धर्म के द्वारा प्रकृति उस लड़की को मां बनने के लिए तैयार करती है। तो मासिक धर्म एक बहुत बड़ी, हमारे लिए हमारा तोहफा है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए। क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कहा जाता है ना कि ईश्वर क्योंकि खुद नहीं आ पाए, इसलिए उन्होंने माँ को ईश्वर के रूप में धरती पर भेजा है। तो जिस माँ को ऑलमोस्ट ईश्वर के नजदीक समझा जाता है, ईश्वर के बराबर समझा जाता है, वो माँ बनना अपने आप में कितने ज्यादा गर्व की बात है। और वो माँ बनने की शक्ति मिलती है मासिक धर्म के कारण। मासिक धर्म में होता क्या है, ये आप देख सकते हैं। 30, 80 और 180 ml ब्लड यहाँ आपको सामने दिखाई दे रहा है। हर मासिक धर्म के दौरान कम से कम 30 ml और ज्यादा से ज्यादा 180 ml खून जो है, रक्त, एक बिटिया या महिला के शरीर से बाहर निकल जाता है। इतने रक्त की हानि हो जाती है। एवरेज 80 ml हम अगर मान कर चलें, 80 ml बहुत बड़ी क्वांटिटी है। आप सोच के देखिए, हमें जब एक कट भी लगता है, चोट लगती है, छोटी सी चोट लगती है और खून निकलता है, तो घर में कितनी अफरा तफरी मच जाती है। खून निकल रहा है, इस पे बर्फ लगाइए, हल्दी लगाइए, खून को रोकिए, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, स्टिच लगवाते हैं। उसके बाद कितने दिनों तक हम उनकी देखभाल करते रहते हैं। हल्दी वाला दूध पिलाइए, एप्पल का जूस पिलाइए, फ्रूट ज्यादा खिलाइए, हिमोग्लोबिन जितना कम हो गया है, बढ़े तो सही, खून बह गया है, करते हैं ना ये सब हम। और महिला के शरीर से तो खून हर महीने इतना प्राकृतिक रूप से ही बह जाता है। तो उसका ध्यान रखते हैं क्या? हर महीने जब हम ध्यान नहीं रख पाते हैं इसका, तो जो स्थिति पैदा होती है, ये देखिए, इतने रक्त की हानि होती है और कितना आयरन है जो जाता है। हर मासिक धर्म के दौरान लोएस्ट 3 mg आयरन जाता है। हर मासिक धर्म के दौरान मतलब हर महीने, वो 3 4 दिन, 3 से 5 दिन जब मासिक धर्म हो रहे हैं किसी महिला को या बिटिया को, तो कितना एवरेज 80 ml खून उनके शरीर से बाहर निकल जाता है और एवरेज 14 mg आयरन उनके शरीर से बाहर निकल जाता है। हर महीने 14 mg आयरन बाहर निकल रहा है। हम शायद अपने खाने पीने से हर महीने 2 3 4 mg आयरन की भरपाई कर पाते हैं, उससे ज्यादा हमारा खाना हमें उतना आयरन दे नहीं पाता है। तो ये जो हर महीने आयरन की कमी बिटिया के शरीर में पैदा होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, उससे जो स्थिति पैदा होती है, उसको कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर महीने इस स्थिति को, इतने आयरन को बॉडी को मिल को सप्लाई होना जरूरी है, ताकि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की स्थिति पैदा ना हो। तो बहुत शॉर्ट में आपको मैंने समझाया। आई एम श्योर ये बहुत सिंपल चीज थी। दो आपको याद रखनी है संख्याएं, कि 80 ml रक्त जो है एवरेज तौर पर एक बिटिया या एक महिला के शरीर से हर महीने मासिक धर्म के दौरान बाहर निकल जाता है। और उसके कारण हर महीने 14 mg आयरन
एवरेज तौर पर उनके शरीर से बाहर निकल जाता है। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रही हूँ, ये देखिए साइंटिफिक स्टडी का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। ये साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि कितना रक्त बाहर निकलता है, कितने रक्त की हानि हो जाती है। और जब इस रक्त की भरपाई नहीं होती है हमारे जीवन शैली के वजह से, हमारी जीवन शैली ऐसी है कि इस रक्त की भरपाई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तब लगातार ये स्थिति जब बनी रहती है तो इसको बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आप इतना समझा लेंगे किसी को भी तो सामने वाले को समझ में आएगा कि अनीमिया बहुत ज्यादा चिंता का विषय है और इसे ठीक करना जरूरी है। अब अनीमिया से प्रभाव क्या पड़ता है स्वास्थ्य पर, क्यों जरूरी है? बहुत सारी चीजें हैं जिस पर प्रभाव पड़ता है। बाल झड़ने से लेकर, बाल झड़ेंगे, त्वचा खराब होगी, मासिक धर्म में अनियमितता होगी, आंखों के आगे अचानक अंधेरा छा जाएगा। एक बहुत बड़ा प्रभाव जो बेटियों के शरीर पर पड़ता है वो है उसकी शारीरिक और उसके सेक्सुअल अंगों का विकास कम हो पाता है, हाइट कम बढ़ती है। और जब सेक्सुअल अंगों का विकास कम हो पाता है तो आगे जाकर के वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। और उस समय वो सही समय है ही नहीं इसको ठीक करने का, क्योंकि ये तो ठीक तब करना था जब उसको मासिक धर्म शुरू हुए थे। सांस लेने में कठिनाई होगी, चक्कर आएंगे, सिर दर्द होगा, थकान होगी, छाती में दर्द होगा, सीढ़ियां चढ़ने पर पैरों में ऐंठन होगी, कम भूख लगेगी, हाथों पैरों में सूजन, नाखून जल्दी टूटेंगे, जल्दी बीमार पड़ेंगे, इम्यूनिटी कम होगी, लंबाई कम होगी। हमारे देश में एवरेज तौर पर महिलाओं की लंबाई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत कम है। एवरेज लंबाई आप अमेरिका की सुने, वहां की बेटियों की, वहां की लड़कियों की लंबाई होती है 5'4", 5'5", 5 5 फीट 5 इंच। हमारे यहाँ पे 5 फीट है एवरेज लंबाई। तो हम ऐसे इफेक्ट्स होते हैं अनीमिया की जो पूरी जिंदगी चलेंगे। हाइट आपकी कम रह जाएगी या सेक्सुअल अंगों का विकास मुश्किल से होगा। ये ऐसे इफेक्ट हैं, जो ऐसे प्रभाव हैं जिनको हम बाद में ठीक नहीं कर सकते हैं। गर्भावस्था के साथ भी बहुत सारी जटिल समस्याएं जुड़ी हुई हैं अगर अनीमिया है तो। इसीलिए गायनेकोलॉजिस्ट गर्भावस्था के समय बहुत ज्यादा जोर देती हैं कि आपका हेमोग्लोबिन सही होना चाहिए, आपको अनीमिया नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर समस्या ये कि हम गर्भावस्था के समय ही अनीमिया पर बात करते हैं, उससे पहले नहीं करते। तो अब हमारे पास ये ताकत है कि हम उससे पहले भी बात कर पाएं और उसका सल्यूशन दे पाएं। सो गर्भावस्था के समय आप देख रहे हैं बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, और ये परेशानियां उस बच्चे के साथ भी जीवन भर चल सकती हैं। तो एक कमजोर माँ एक कमजोर बच्चे को ही जन्म देगी, और अगर जन्म से किसी बच्चे में कुछ कमजोरियां रह जाएंगी तो सोचिए उसका जीवन कितना ज्यादा दूभर होने वाला है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इसका सल्यूशन बता सकें। प्रॉब्लम को तो बहुत छोटे में हमने बता दिया, समझा दिया, सल्यूशन को हमें समझना जरूरी है। तो आइए सल्यूशन को समझते हैं। हमारा सल्यूशन सिंपल भी है और याद रखने में आसान भी बहुत है। सीड्स, सॉल्यूशन का नाम है सीड्स, SEEDS। फॉर स्लीप, E फॉर एक्सरसाइज, E फॉर इमोशनल हेल्थ, D फॉर डाइट और S फॉर सप्लीमेंट्स। कोई भी एक चीज असर नहीं दिखाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने आज से नींद लेना बहुत अच्छी तरह से शुरू कर दिया है, क्वालिटी स्लीप, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, तो मेरा अनीमिया ठीक हो जाएगा। नहीं। मैं क्या एक्सरसाइज कपालभाति में रोज करने लगूं 100 बार तो मेरा अनीमिया ठीक हो जाएगा? नहीं। ये सीड्स जो है मुट्ठी है, हमारी ताकत है, ये मिल करके अनीमिया को ठीक कर पाएगी। एक कोई भी चीज अकेले ठीक नहीं कर पाएगी। इसलिए ये सब चीजें एक साथ समझना जरूरी है। आज तक हम सिर्फ सप्लीमेंट्स पर बात करते रहे, मैक्सिमम हमने डाइट पर बात की है, लेकिन ये समझ में आने लगा है कि सिर्फ डाइट और सप्लीमेंट्स बदलने से भी उतना अच्छा असर नहीं होता जितना बाकी चीजों, सीड्स को पूरा पालन करने से होता है। तो यहाँ पर मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ जो अनीमिया को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। कम से कम 8 घंटे की नींद
लेना जरूरी है बिटिया के लिए। तो महिलाएं भी 8 घंटे की नींद की तरफ अपना लक्ष्य रखेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अक्सर महिलाएं ये कहती हैं कि घर का काम निपटाते निपटाते ही देर हो जाती है, तो इसलिए 8 घंटे की नींद नहीं ली जाती। अगर आप कोशिश करेंगे, सुबह उठने का समय हमारा तय है सबका, क्योंकि स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, खाना बनाना है, लंच बनाना है, नाश्ता बनाना है, पानी आएगा, मेड आएगी, या घर के काम करने हैं, बहुत सारी चीजें हमारी लाइंड अप रहती हैं। इसलिए हम उठते तो सही समय समय पर हैं, प्रॉब्लम है हमारे सोने का समय। तो कोशिश करें, अगर 5 बजे आपको उठना है तो उससे 8 घंटे पीछे आप काउंट करके 9 बजे के आसपास अपना प्लान बनाना शुरू कीजिए। आप कोशिश करेंगे तो 90 दिन में आपकी कुछ आदतें डेफिनेटली बदल जाएंगी। ज्यादा भरे पेट पेट बिस्तर पर मत जाइए। कम से कम 2.5 से 3 घंटे पहले आपका खाना हो जाना चाहिए। ये जो कहा जाता था कि भूखे पेट ना तो भजन होता है और ना भूखे पेट नींद आती है, ये गलत है। भूखे शायद भजन, अगर भूखे पेट नींद तो बहुत अच्छी आती है, क्योंकि आपका पेट एकदम रेस्ट की स्थिति में होता है। इसलिए बच्चियों, सिर्फ बच्चियों को ही नहीं, बेटों को भी, सभी को हमें कोशिश करनी सोने से 2.5 से 3 घंटे पहले हम खाना खा लें। तो आप खाना खाने का समय अपने परिवार में रखें करीब 7 बजे का, ताकि आप 9 साढ़े 9 बजे सोने का प्लान कर रहे हैं तो तब तक आपका भोजन पच जाएगा। अपनी दिनचर्या में शारीरिक गतिविधि को शामिल करना बहुत जरूरी है। बेटियां, और स्पेशली पीरियड शुरू होने के बाद तो हम उनकी शारीरिक गतिविधियों को ऑलमोस्ट जीरो करवा देते हैं। बच्चे बहुत खेलते हैं, लेकिन जैसे ही बेटियों को पीरियड्स हुआ, हमें लगने लगा बेटियां हो रही हैं, हम बोलते हैं अब खेलना कूदना बंद, एक्सरसाइज करना बंद। मतलब एक्सरसाइज की तो हम बात ही नहीं करते, खेलना कूदना बंद करवाते हैं। और शादी के बाद तो महिलाओं के लिए व्यायाम करना बहुत ऐसे नेचुरल नहीं माना जाता है। अब जैसे जैसे जागरूकता आ रही है, महिलाएं व्यायाम करने लगी हैं, मगर अभी बहुत दूर तक हमें इस सफर को तय करना है। तो बच्चियों को भी आप प्लीज शारीरिक गतिविधियां जरूर करवाइए, ताकि उन्हें नींद बेहतर आए। रोजाना 30 मिनट तक टहलना या डांस करना। अब हम बात करें एक्सरसाइज की। सो अभी हमने बात की नींद में लेने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज की। डांस बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपने, आई एम श्योर, टीसी सर को भी देखा होगा कि उन्होंने डांस को अपनाया है। अगर आप भीलवाड़ा पहुंचे हैं और वहाँ आपने टीसी सर का सेशन अगर अटेंड किया है, और तो जो एक मन में झिझक रहती है कि डांस तो आता नहीं है, करेंगे कैसे, टीसी सर से प्रेरित होकर के मैंने भी डांस करना शुरू किया। मेरे को डांस करना बिल्कुल नहीं आता। और तो जब मैंने उन्हें देखा तो मैंने कहा, जब सर अपनी झिझक को छोड़ करके और सर इसको अपना सकते हैं, तो फिर मैं तो हुई क्या मैं क्यों नहीं अपना सकती हूँ। तो डांस एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे मन भी बहुत खुश रहता है। टहलना ऑफ कोर्स एक अच्छी एक्सरसाइज है, मगर डांस से आपका मन बहुत खुश रहेगा। तो कोशिश करें, बच्चियों को तो आप जरूर डांस करना सिखाएं। और महिलाएं जितनी हैं, आपको किसी और के सामने नहीं करना हो तो आप बंद कमरे में करें, मगर डांस करना एक अच्छी एक्सरसाइज है। धूप का सेवन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी आपकी आरबीसी, रक्त कोशिकाओं के विकास में बहुत मदद करता है। तो धूप का सेवन आधा घंटा सुबह करें या आधा घंटा शाम को करें। धूप के सेवन करते समय बच्चियों को आप बता सकते हैं कि वो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें या कपालभाति प्राणायाम करें साथ में, उसी वक्त धूप के सेवन के साथ। सुबह का समय बहुत अच्छा है, सूर्योदय होते ही अगर धूप का सेवन किया जा सके तो उसकी आप आदत डलवाएं। 15 मिनट तक कपालभाति प्राणायाम करने से 15 मिनट में करीब 100 बार कपालभाति प्राणायाम हो जाता है। का जो स्वास्थ्य है वो बहुत बेहतर बना रहता है, और आपकी गायनोकोलॉजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी बनी रहती है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी गायनोकोलॉजिकल हेल्थ में बेहद मददगार है। इसके बाकी फायदे तो बहुत सारे हैं ही। पेट पे वजन नहीं रहेगा, आपकी लंग की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपका वजन कम होगा, ये तो फायदे हैं ही। लेकिन अनीमिया के हिसाब से कपालभाति के बहुत सारे फायदे हैं। ये रक्त की
के स्वास्थ्य को, उसकी क्वालिटी को और उसकी क्वांटिटी दोनों को बेहतर बनाने में मदद करता है। अब आते हैं इमोशनल हेल्थ पर। बच्चियों को इमोशनल हेल्थ, अपने इमोशंस को हैंडल करना, मैनेज करना हमें सिखाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चियां अपनी मम्मियों को देख करके अपनी इमोशनल हेल्थ को हैंडल करना सीखती हैं। और हमारे देश में तो स्पेशली हमें पता है, महिलाएं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती हैं। तो जो महिलाएं स्ट्रेस में रहती हैं उनकी बच्चियां ऑटोमेटिकली स्ट्रेस में रहना सीख जाती हैं। हमें एक्टिवली बच्चियों की खुशी के लिए काम करना पड़ेगा, और ये काम पूरे परिवार को मिलकर करना पड़ेगा। आपको बेसिक चीजें ही बदलनी पड़ेंगी। जैसे अगर गुस्सा तो कम आता है, निराशा ज्यादा होती है, निराशा ज्यादा फ्रीक्वेंट होती है। कोई भी चीज हमारे मन के मुताबिक ना हो तो हमें निराशा होती है, और बच्चियों को ज्यादा होती है, महिलाओं को ज्यादा होती है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम किसी तरह से जो भी आपके मन को पसंद हो वो एक्टिविटी करके अपनी निराशा को दूर करें। आजकल तो यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस हैं, इंस्पायरिंग वीडियोस हैं। गुरुकुल हम ज्वाइन करके अपनी निराशा को दूर करें, पुरानी तस्वीरों को देख सकते हैं, अच्छी यादों को ताज़ा कर सकते हैं, अच्छी बातें कर सकते हैं, अच्छे फ्यूचर की बात कर सकते हैं, विजन बोर्ड बना सकते हैं कि आगे हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। तो हमें एक्टिवली करना है। कोई हॉबी जरूर अपनी बच्चियों को की आदत डलवाइए। जितनी महिलाएं हैं हमारे घरों में, उन्हें भी कोई ना कोई हॉबी आप जरूर कोशिश करें कि आप कोई हॉबी का विकास करें। अक्सर शादी के बाद सारी हॉबीज महिलाएं छोड़ देती हैं। डांस करेंगी अगर बचपन में या शादी से पहले डांस करती होंगी तो डांस, शादी के बाद डांस करना छोड़ देंगी, गाना गाना छोड़ देंगी। शादी के बाद एक ही हॉबी रह जाती है, खाना बनाने की। बाकी चीजें कहीं हम छोड़ने लग जाते हैं। तो आप छोड़े ना कोई एक हॉबी। गार्डनिंग बहुत अच्छी हॉबी है, म्यूजिक बहुत अच्छी हॉबी है, इन हॉबीज, पढ़ना बहुत अच्छी हॉबी है। अगर लिखने का शौक है, बहुत महिलाओं को लिखना बहुत अच्छा आता है, कविताएं करना आता है, तुकबंदी कर सकते हैं। तो ये हॉबीज आप डेवलप करें प्लीज। अब आते हैं डाइट। वैसे तो डाइट में आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान ऑटोमेटिकली रखना आ ही जाएगा जब हम सीड्स पर बात लगातार करते रहेंगे। अनीमिया की दृष्टि से कुछ चीजें हमारे डाइट में जरूर शामिल होनी चाहिए, जैसे पालक, चुकंदर, गाजर, खजूर, करी पत्ता और बहुत सारे बीज। ये सब बहुत मदद करते हैं आयरन के लेवल को बढ़ाने के लिए। तो इन्हें कच्चा भी खाया जा सकता है, इनका जूस भी बनाया जा सकता है। मैंने यहाँ जूस बनाने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि जूस पीने में आसान है। रोज कच्चा शायद खाने की इच्छा ना हो, क्योंकि टेस्टी भी होना चाहिए। तो इसमें आप थोड़ा सा स्वाद अनुसार नींबू का रस, नमक वगैरह मिला करके अगर आप बना करके बिटिया को देंगे या महिलाएं पियेंगी तो ये बहुत मदद कर पाएगा। पीवीएमएफओ बहुत ज़रूरी है नाश्ते में, क्योंकि प्रोटीन भी चाहिए आपके रक्त को बढ़ाने के लिए, विटामिन्स और मिनरल्स भी चाहिए, और ओमेगा 3 भी चाहिए। तो इसको आप लगातार, पीवीएमएफओ का सेवन लगातार करें। इसमें अगर बच्चियां या महिलाएं गामा ओरिजिनॉल भी ऐड कर पाए, एंटीऑक्सीडेंट, तो आजकल की जो जीवन ये हमारी, इतने ऑक्सीडेंट्स हमारे आसपास हैं, तो उसमें भी वो रक्त की को इम्प्रूव करने में डायरेक्टली मदद नहीं करेगा, लेकिन ऑक्सीडेंट्स को जब बॉडी से निकालने में मदद करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी रक्त की क्वालिटी बेहतर बनती जाएगी। तो पीवीएमएफओ का इस्तेमाल जरूरी है। गुड़ में आयरन बहुत अच्छा होता है हमारे यहाँ पर, जो देशी गुड़, जो केमिकल फ्री गुड़ आता है। और ये ताकत सिर्फ इंडिया की है, इंडिया के बाहर तो इस तरह से गुड़ केमिकल फ्री मिलता ही नहीं है। यहाँ पर हमारे पास में गुड़ जैसी चीज़ है जो ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा आयरन रिच मानी जाती है। तो दोपहर और रात के खाने के बाद एक छोटा गुड़ का टुकड़ा आप ले सकते हैं। इससे दो चीजें हो जाएंगी, आपकी मीठा खाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और आपको आयरन भी मिल जाएगा। नींबू के रस का सेवन बढ़ाना बहुत जरूरी है। विटामिन सी जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में बहुत मदद करता है, और नींबू का रस विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है।
और बहुत ज्यादा इफेक्टिव सोर्स है। नींबू के रस का एक और बहुत अच्छा इफेक्ट है, ये आपकी एसिडिटी को कंट्रोल में रखता है। तो नींबू के रस का सेवन बढ़ाएं, जिसमें भी हो सके नींबू डालें, दाल में, सूप में, सलाद में, जूस में। और कुछ नहीं तो पानी में मिला करके भी, जो पानी आप दिन भर पीती हैं उसमें भी मिला करके अगर नींबू का रस मिला करके रख लिया जाए और दिन भर वही पानी पिया जाए तो वो बहुत मदद करेगा। ये तो सब्जियों, जितनी भी हरी सब्जियां उनका सेवन हमें ज़्यादा करना है, ताकि उनमें सब में आयरन है। जितनी हरी और लाल रंग की सब्जियां आपको मिलती हैं सब आयरन रिच हैं, तो आप उनका सेवन ज़्यादा करें। अनीमिया की स्थिति में घी बहुत लाभदायक है, कच्चा घी, पका हुआ नहीं। मतलब आप घी में सब्जी बनाने की बजाय कोशिश करें कि आप सब्जी बिना घी के बनाएं या बहुत थोड़े से घी में बनाएं, लेकिन ऊपर से कच्चा घी जरूर खाएं। सब्जी में डालकर, दाल में डालकर, खिचड़ी में डालकर, दाल चावल अगर आप खा रहे हैं तो किसी में भी आप कच्चा घी ऊपर से डालने की आदत डालें, तो ये बहुत मदद कर पाएगा। पके घी के कंपैरिजन में कच्चा घी ज्यादा मददगार है। अंजीर, किशमिश, अखरोट, बादाम, ये सब रात को भिगो करके सुबह खाना बहुत इफेक्टिव है। वैसे भी हमारे इंडिया में ट्रेडिशन रहा है सुबह हम ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए खाने का, तो इसको आप कंटिन्यू करें। अंजीर को भी, दो अंजीर आप भिगोएं, बहुत अच्छी तो नहीं लगेगी खाने में मगर सेहत के लिए ज़रूरी है। तो पर मेरी आदत हो गई, ये है खाते खाते आदत हो जाती है, तो आप अंजीर, किशमिश, अखरोट और बादाम ये जरूर आप रात को भिगो दें और सुबह आप खाएं। चाय कॉफी से परहेज करें, चाय और कॉफी दोनों आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। तो हो सके तो आप ना पिएं, लेकिन अगर आदत है तो कम करने की कोशिश करें। दिन में 2-3 कप पीने की आदत है तो कोशिश करें कि 1 आध कप आप कम पिएं। अ, अगर नहीं कम हो पाती है तो इतनी तो आप जरूर कोशिश करें कि दूध डाल करके, जो उबाल करके हम चाय पीते हैं, वो ना पी करके आप ब्लैक टी पिए, तो वो बेहतर रहेगा। रात को कॉपर के बर्तन में पानी रखने से सुबह वही पानी पीने से आयरन के अवशोषण में मदद होती है। आजकल कॉपर का पानी बहुत जगह बताया जा रहा है, और बहुत सारे लोग गलती ये कर रहे हैं कि पूरे दिन कॉपर का पानी पीते हैं, वो नहीं करना है। पूरे दिन कॉपर का पानी नहीं पीना है, सिर्फ 1 ग्लास सुबह कॉपर का पानी आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद कर सकता है। तो रात को आप 1 ग्लास कॉपर की ग्लास भर करके आप रखें पानी, या जग में भी रख रहे हैं तो आप 1 ग्लास ही सुबह पिए, उसके बाद आप नींबू डला हुआ पानी आप पूरे दिन पी सकते हैं। खाना बनाने के लिए आपको तही सही तेल के चुनाव की बहुत ज़रूरत है। तेल जो है वो हर सब्जी में हमारे यहाँ काम में लिया जाता है। तेल, मतलब कोई भी सब्जी बनती है तो सबसे पहले रेसिपी में बोला ही ये जाता है कि तेल को आप कढ़ाई में तेल को डालें और गरम करें। हमारे यहाँ खाने में तेल को गरम करना एक एसेंशियल चीज है। जब तेल को गरम किया जाता है तो बहुत सारे तेल ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडेंट्स पैदा करते हैं, जिनको गरम नहीं किया जाना चाहिए, मगर हम सभी तेलों को एक जैसा मान करके सभी तेलों को गर्म कर देते हैं। एक तेल आप ऐसा चुनें जो गर्म करने पर भी ऑक्सीडेट नहीं होता है, जो गर्म किया जा सकता है, हाई टेम्परेचर तक किया जा सकता है। ऐसे तेल का चुनाव करें जो ऑक्सीडेंट्स नहीं बनाता है या बहुत कम बनाता है, ताकि हमारे ही खाने से हमारे शरीर में ऑक्सीडेंट्स ना जाएं। अब आते हैं न्यूट्रिएंट्स पर, सप्लीमेंट्स पर। सो कुछ न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं। आपको बहुत सारे लोग ये कहते हुए आप सुनेंगे कि हम तो सब कुछ बहुत पौष्टिक खाते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं, तो हमें कैसे अनीमिया हो सकता है या हमें कैसे की पोषक तत्व की कमी हो सकती है। ये सारे पोषक तत्व हम कितना भी बेहतरीन खा लें, ये हमें खाने से मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में खाना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा मात्रा में ना तो खाना संभव है, और अगर आपने खाना शुरू कर भी दिया तो वजन बढ़ने लगेगा। इसलिए जरूरी है कि हम कुछ पोषक तत्व छोटी छोटी मात्रा में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेना शुरू करें। जैसे आयरन, आयरन तो नो ब्रेनर है, आयरन बढ़ाना है शरीर में तो आयरन हमें लेना ही होगा। फोलेट,
फोलेट की बात या फोलेट का शब्द, ये न्यूट्रिएंट का नाम आपने गर्भावस्था के दौरान ही सुना होगा। आपके घर में जब भी कोई महिला गर्भवती हुई है, तब आपने फोलेट का नाम सुना होगा कि गायनेकोलॉजिस्ट कहती है फोलेट लेना बहुत जरूरी है। फोलेट सिर्फ गर्भावस्था के लिए ही नहीं, फोलेट हर उम्र में, बच्चियों से लेकर महिलाओं तक, सबके लिए जरूरी है, क्योंकि ये नई लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, और इसीलिए गर्भावस्था में स्पेशली दिया जाता है। मगर सिर्फ गर्भावस्था तक सीमित नहीं रखना है इसको। फोलेट आपके शरीर के लिए रोजाना जरूरी है। विटामिन B12 बहुत जरूरी है। कॉपर बहुत जरूरी है, इसीलिए आपने देखा होगा मैंने कॉपर के ग्लास में पानी पीने का सजेशन आपको दिया है। इसी तरह से विटामिन A बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रदान करता है जो हेमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक हैं। प्रोटीन के बिना आप हेमोग्लोबिन को इकट्ठा करके नहीं रख सकते। इनफैक्ट हेमोग्लोबिन वर्ड में ही प्रोटीन है। जो हेमोग्लोबिन वर्ड है वो बना है हीम और ग्लोबिन से। हीम का मतलब आयरन, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। तो हेमोग्लोबिन तो बना ही प्रोटीन से है, इसलिए हमें अपने शरीर को पर्याप्त प्रोटीन देने की आवश्यकता है, ताकि हेमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में हमारा शरीर बना सके। विटामिन C तो मैंने अभी आपको बताया बहुत जरूरी है, क्योंकि आयरन आप खा भी लेंगे, अवशोषित नहीं होगा अगर विटामिन C पर्याप्त मात्रा में शरीर में नहीं है तो विटामिन C वो चाबी है जो आयरन को आपके शरीर के हर सेल में भेजती है। मैग्नीशियम बहुत जरूरी है, और ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। विटामिन C ने शरीर एब्जॉर्प्शन के लिए आयरन को भेजा आपके शरीर में, आपके सेल में। लेकिन अगर सेल की परत इतनी मोटी है कि वो आयरन उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, तो आयरन बढ़ेगा ही नहीं आपके शरीर में, हेमोग्लोबिन बढ़ेगा ही नहीं। इस परत को फ्लेक्सिबल, इसकी मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल रखने का काम करता है ओमेगा 3, ताकि आप जो भी खा रहे हैं उसका न्यूट्रिशन, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो आपके सेल्स को मिलती रहे। ये सारे की सारे सप्लीमेंट्स, ये सारे की सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी हैं। अब सवाल ये है कि ये सब मिलेंगे कहाँ पर? तो हमें पता है कि ये मिलेंगे न्यूट्रीचार्ज वुमेन में। मैं अभी कुछ दिन पहले लंदन गई, और इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ की सबसे बड़ी फार्मेसी में जा करके वहाँ की सप्लीमेंट्स को मैं देख करके आऊंगी, कि अगर वहाँ कोई कोई सप्लीमेंट हमसे बेहतर है, तो हम भी क्या अपने सप्लीमेंट में कुछ और चीज़ों को ऐड करके उनको बेहतर बना सकते हैं। इस दृष्टि से मैं देखने के लिए गई थी। वहाँ की एक फार्मेसी चेन है जो यूके की सबसे बड़ी फार्मेसी चेन है, जिसका नाम है बूट्स। मैं वहां देखने के लिए गई, और मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। वहां जितने मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स महिलाओं के लिए रखे हुए थे, वहाँ उस चेन का जो तरीका है, वो सप्लीमेंट्स रखने का बहुत अलग तरीका है। वो बहुत, क्योंकि बहुत सारे सप्लीमेंट्स बहुत सारी चीजें सेल करते हैं, तो महिलाओं के लिए सप्लीमेंट्स का अलग सेक्शन है उनके यहाँ, पुरुषों के लिए सप्लीमेंट्स का अलग सेक्शन है, बच्चों के लिए सप्लीमेंट्स का अलग सेक्शन है, लिवर हेल्थ के सप्लीमेंट्स का अलग सेक्शन है, क्योंकि वो दुनिया भर की कंपनियों के सप्लीमेंट्स वहां पर रखते हैं। तो मैं जब महिलाओं के सप्लीमेंट्स के सेक्शन में गई, तो मुझे वहां पर बहुत सारी दुनिया भर की कंपनियों के विटामिन और मिनरल्स दिखाई दिए, और बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स भी दिखाई दिए। तो एक पोस्टर जो बहुत बड़ा पोस्टर था, और उसमें बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था 28 विटामिन और मिनरल्स से भरपूर, मतलब कंटेनिंग 28 विटामिन एंड मिनरल्स फॉर विमेन। तो मुझे इतना गर्व महसूस हुआ। मुझे लगा इनको इंडिया आना चाहिए, या हमें अपना न्यूट्रिचार्ज वुमेन लेके वहां जाना चाहिए, कि 28 पर क्या इतना आप बता रहे हैं, हम तो 50 वाले